कांग्रेस का दामाद, भाजपा का दामाद, भाजपा का बेटा, कांग्रेस का बेटा, ये A=B है। बाकी राजनीति है, चलता है, वो दिखता है हमको और आपको दिखता है। और उस पूरे प्रकरण में ये हिजाब विरोध और हिजाब समर्थन के विवाद के बीच जो नहीं दिखता है वो यही नहीं दिखता है। 7 + 25 लाख सरकारी नौकरियां नहीं दिखती, न इनको दिखता है जो राम राज्य लाने का सपना देख रहे हैं, और न इनको दिखता है इस आज़ादी ऑफ इस्लाम को जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर रातों रात पूरे देश में छा गई। अगर मुसलमानों की ही सिर्फ बात करें तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन जैसे रिपोर्ट की वो सच्चाई जो बताती है, जिसमें लिखा है, ये मेरा वर्जन नहीं, मैं कोट करता हूँ रंगनाथ मिश्रा कमीशन को, कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति हिंदू दलितों से भी बदतर है। इसीलिए आपको पप्पू पंक्चर वाला कहा जाता है। अब भी सुधरिए। ये जय श्री राम का नारा लगाते बच्चों के सामने अल्लाह अकबर कहने से आपके कौम, आपके समाज का भला हो जाता तो अब तक हो चुका होता। नमस्कार। यूपी में चुनाव है और हिंदुस्तान में 3 चीज़ों का जलवा है: शाहरुख का थूक, कर्नाटक का हिजाब और मोदी जी के लिए मौसम खराब। लेकिन सवाल यह है, अभी आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, इस पर मैंने लिखा हिजाब विरोधी, हिजाब समर्थक। मैंने पहले कुछ और लिखा था, एक तरफ जय श्री राम, दूसरी तरफ अल्लाह अकबर। आप यही समझिए। तो सवाल है कि जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं चुनाव के लिए हो रहा है, हो रहा होगा, कौन सी बड़ी बात है। और आप इन सब मुद्दों पे जाइए, लेकिन मैं ये 2 विजुअल्स देखिए आप, एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ अल्लाह अकबर। रवीश कुमार जैसे प्रबुद्ध पत्रकार के शब्दों में कहे तो A=B, दोनों बराबर। मतलब जय श्री राम का नारा लगाते ये सैकड़ों छात्र, और दूसरी तरफ मुस्कान जो घूंघट में, माफ कीजिए, हिजाब में है, वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है। मतलब A=B बराबर। अब कहानी क्या है समझते हैं जरा सा, इसलिए बोर्ड लगाया है। कहानी ये है कि एक तरफ हिजाब विरोधी है, जाहिर है वो भाजपा और भाजपा के लोग हैं। एक तरफ हिजाब समर्थक है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि क्या पहने ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, और वो चाहे कोई औरत बिकनी पहनना चाहे, स्कर्ट पहनना चाहे, साड़ी पहनना चाहे, जो भी पहनना चाहे। मतलब देखिए, आग किसी एक विचारधारा ने लगाई हिजाब को लेकर के, उस आग में घी डालने का काम कांग्रेस ने किया। क्या कहकर? अब सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में बिकनी कहाँ से आ जाता है। और यह मुद्दा जब स्कूल का है, यूनिफॉर्म ड्रेस का है, जो बोलते हैं ना कि एक स्कूल का या सेना का या पुलिस का एक अपना कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, इसमें ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। असल में चुनाव तो है ही, लेकिन इसके आगे और पीछे क्या है। जैसे मैं बताऊं कि ये हिजाब विरोधी, ये बच्चे जो नारा लगा रहे हैं, इनसे जरा पूछा जाए कि ये 7 लाख नौकरियां 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के असैनिक पद, सेना की बात नहीं कर रहा हूं, जो असैनिक पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। और अभी पटना से प्रयागराज तक लाठियां चली हैं छात्रों पर। ये हिजाब विरोधी इस पर जय श्री राम का नारा लगाएंगे? कब लगाएंगे? इनसे पूछा जाए कि ये 25 लाख से ज़्यादा, करीब 30-35 लाख नौकरियां विभिन्न राज्य सरकारों में परमानेंट पोस्ट, परमानेंट अस्थाई रिक्त पड़ी हुई हैं, क्या इसके लिए भी ये जय श्री राम का नारा लगाएंगे? कब लगाएंगे? इंतज़ार रहेगा। दूसरी तरफ ये A हो गया। अभी मैं आपको A=B करके दिखाऊंगा। और ये B, इस्लाम की शहजादी तथा कथित ये जो हिजाब समर्थक है, जिनकी नज़र में मुस्कान इस्लाम की शहजादी बन गई है, उससे ज़रा पूछिए कि ये 68.4% बच्चे जो एनीमिया से ग्रस्त है हिंदुस्तान के, और ये जो 66.4% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त है, माफ़ कीजिए, महिलाएं, क्या इनके लिए भी ये अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जाएंगी राज्य सरकार कर्नाटक में या केंद्र सरकार के पास और कहेंगे कि इनको? देखिए, मेरा सवाल, मेरा जो तथ्य है, जो मेरा परसेप्शन है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन यही सच है हिंदुस्तान का, यही सच है। 7 लाख 25 लाख
जिसके लिए पटना से प्रयागराज तक बच्चे लाठियाँ खाते हैं। यही सच है। एनीमिया, खून की कमी से ग्रस्त बच्चे और महिलाएं। और इस मुस्कान से पूछा जाए, अल्लाह अकबर का नारा जो लगा रही थी कि ये जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तुमने पढ़ी है, पढ़ा है कि उसमें इस देश के मुसलमानों की स्थिति क्या है, कितने ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर पाते हैं, कितनों के पास सरकारी नौकरी है, और तो और छोड़िए, जो लोग मुस्कान को इस वक्त इस्लाम की शहजादी के खिताब से नवाज रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने रंगनाथ कमेटी पढ़ी है। रंगनाथ कमीशन, कमेटी नहीं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्या इन लोगों ने पढ़ी है? अगर हाँ तो ये बताएं कि ये रिपोर्ट कब संसद में टेबल हुई। और मैं बता देता हूँ, उनको नहीं पता है। इवन इनके जो आजकल सबसे बड़े नेता बने फिरते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनको भी नहीं पता होगा कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट पिछले 12 साल से संसद में कहाँ पड़ी हुई है, जिसमें 10% रिजर्वेशन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए रिकमेंडेड है। इस मांग के लिए क्या इस्लाम की ये शहजादी उर्फ मुस्कान अल्लाह अकबर का नारा लगाएगी? कभी नहीं लगाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये A=B हो गया। ये 7 लाख और 25 लाख के लिए जय श्री राम नहीं बोलेंगे। और ये सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में जो 10% है रिजर्वेशन मुसलमानों और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके लिए कभी अल्लाह अकबर नहीं बोलेगी। तो ये दोनों हो गए A=B। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। नमामि गंगे योजना पर ये हिजाब विरोधी सवाल पूछकर देखे, सिर्फ यही पूछे कि पिछले जब से ये नमामि गंगे योजना चली तब से अब तक मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिस के जरिए कितने करोड़ का गंगाजल बेच डाला, और उस पैसे का क्या हुआ? क्या गंगा साफ हो गई? अगर हो गई तो मुझे जाकर 1 महीने बनारस, मुरादाबाद या उससे आसपास के इलाकों का गंगा जल पीकर सुबह शाम दिखाए। अगर दिखा दे तो बड़ी अच्छी बात है। उनसे पूछिए, इनसे हिजाब विरोधी से, कि इस देश में गाय के नाम पर भी एक योजना चल रही है, कामधेनु आयोग है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? गोकुल ग्राम, क्या ये हिजाब विरोधी जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, इनको पता भी है कि इस देश में मोदी सरकार ने गोकुल ग्राम बनाने की बात की थी और वो कहाँ है? इनको पता ही नहीं होगा। इसमें इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि सरकार या जो हम समाज के तौर पर लोग हैं न जानना चाहते हैं न जानने देना चाहते हैं। तो सवाल है कि ये चल क्या रहा है? ये पूरा A=B तो आप समझ गए कि हिजाब विरोधी और हिजाब समर्थक एक राजनीतिक दल, एक विचारधारा का मोहरा बना हुआ है, दूसरा एक दूसरे विचारधारा, दूसरे राजनीतिक दल का मोहरा बना हुआ है। मुद्दे ये हैं जो मैंने बताया। ये बहुत कम मुद्दे हैं, इसके अलावा चलेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसकी वजह से पटना से प्रयागराज तक बच्चे लाठी खाते हैं। और एक तरफ वो मतलब छात्रों का एक समूह लाठी खाता है और दूसरी तरफ जो है एक समूह जय श्री राम का नारा इसलिए लगाता है कि वो हिजाब का विरोध कर रहा है। ये तो A=B हुआ। अब दूसरी बात कि क्या हिजाब पहनना सही है, गलत है स्कूल में या कॉलेज में? या जिस तरह से प्रियंका गांधी या एंटी मोदी ब्रिगेड कह ले, हालांकि मैं इन शब्दों का यूज नहीं करना चाहता, लेकिन यह समझने की बात है कि प्रियंका गांधी को इस पूरे जबरिया लगाई गई आग इंटेंशनली यूपी चुनाव को देखते हुए उसको पोलराइज करने के लिए जो आग कर्नाटक में लगाई गई, जिसका असर अब यूपी में दिख रहा है। मैंने कर्नाटक यहाँ और यूपी यहाँ की आग यहाँ पहुँचाने के लिए ये पूरा मुद्दा हुआ। इसमें प्रियंका गांधी जैसी नेता घी डालने का काम, मतलब आप बात तो विकास की करेंगे लेकिन काम यही करेंगे। एक तरफ वो हिजाब का विरोध करेंगे, दूसरी तरफ आप हिजाब का समर्थन करेंगे। सिंपल सी बात थी कि एक स्कूल एक कॉलेज का मामला था। स्कूल और कॉलेज में ड्रेस कोड हो और उसके पीछे का थ्योरी यही है पूरी दुनिया में कि वहाँ अमीर पढ़े, गरीब पढ़े, किसी जाति का पढ़े, किसी धर्म का पढ़े, वो एक ड्रेस पहनेंगे ताकि बच्चों के बीच हीन भावना न पनपे, बच्चों को खुद ये न लगे कि वो मुझसे बड़ा, मैं कमज़ोर। इन सब भावनाओं को दूर करने के लिए ड्रेस कोड का
बेसिकली स्कूल और कॉलेज में पालन किया जाता है। आप हिजाब पहनिए, आप भगवा गमछा लपेटिए, किसने मना किया? कोई नहीं मना कर सकता। बल्कि आपको जो खाना है वो खाइए। इस देश में जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने सबसे पहला अटैक किया, इवन योगी सरकार ने भी, कि हम ये खाने देंगे, ये नहीं खाने देंगे। ये गलत बात है। आपको जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, लेकिन इस देश में एक कानून है, कानून का राज है, और वो कानून ठीक है, फंडामेंटल राइट है कुछ भी पहनने, कुछ भी खाने की। लेकिन हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया है जो ये कहता है कि समाज के भीतर, स्कूल के भीतर, कॉलेज के भीतर हम धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम सभी बच्चों को एक समान ट्रीट करेंगे। ये सिंपल थ्योरी है, बहुत सिंपल। इसको कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता या कुछ भी खाने की स्वतंत्रता से इस मुद्दे को जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। बल्कि यह मुद्दा सिंपल ये था कि एक कॉलेज ने, एक स्कूल ने अपना ड्रेस कोड बनाया है, उस ड्रेस कोड का पालन करना ही चाहिए, और बिना ये देखे कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। अब एक A=B मैं और करता हूँ, जिन लोगों को समझना हो। ये देखिए, A=B, BJP=, कांग्रेस। इस दोनों में अंतर क्या है, यह मैं आपको सिर्फ एक शब्द में बताता हूँ। BJP=, कांग्रेस माइनस काऊ। कांग्रेस में से काऊ हटा दीजिए तो वो बीजेपी हो जाती है। अन्यथा 7 साल बीत गए, रॉबर्ट वाड्रा एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। 7 साल बीत गए, क्यों नहीं गए रॉबर्ट वाड्रा जेल? ये A=B का मामला था। ये दोनों भाई भाई हैं। सोनिया गांधी की दामाद मोदी जी की दामाद है, इसमें कहीं कोई डाउट मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि सत्ता आज भाजपा की है तो कल कांग्रेस की होगी। आप याद कीजिए, 2002 के दंगे के बाद लगातार 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में नरेंद्र मोदी थे। कांग्रेस चाहती तो मोदी जी पर 50 कमीशन बिठा देती, इनको गुजरात में ही उधर इनका राजनीतिक करियर जो था वो खात्मा हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह भाजपा चाहती तो पिछले 7 सालों में गांधी फैमिली को, रॉबर्ट वाड्रा को, राहुल गांधी को जेल में सरा देती, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का दामाद, भाजपा का दामाद, भाजपा का बेटा, कांग्रेस का बेटा, ये A=B है। बाकी राजनीति है, चलता है, वो दिखता है हमको और आपको दिखता है। और उस पूरे प्रकरण में ये हिजाब विरोध और हिजाब समर्थन के विवाद के बीच जो नहीं दिखता है वो यही नहीं दिखता है। 7 + 25 लाख सरकारी नौकरियां नहीं दिखती, न इनको दिखता है जो राम राज्य लाने का सपना देख रहे हैं, और न इनको दिखता है इस आज़ादी ऑफ इस्लाम को, जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर रातों रात पूरे देश में छा गई। और इस A=B के बीच में जो सच है वो सच ये है, 25 + 7 लाख सरकारी नौकरियां जो रिक्त पड़ी हुई है, इसके बीच में पड़ी हुई है वो एनेमिक बच्चे और एनेमिक महिलाएं, और इसके बीच में पड़ी हुई है, अगर मुसलमानों की ही सिर्फ बात करें तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन जैसे रिपोर्ट की वो सच्चाई जो बताती है, जिसमें लिखा है, ये मेरा वर्जन नहीं, मैं कोट करता हूँ रंगनाथ मिश्रा कमीशन को, कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति हिंदू दलितों से भी बदतर है। इसीलिए आपको पप्पू पंक्चर वाला कहा जाता है। अब भी सुधरिए। ये जय श्री राम का नारा लगाते बच्चों के सामने अल्लाह अकबर कहने से आपके कौम, आपके समाज का भला हो जाता तो अब तक हो चुका होता। लेकिन आप भी उसी ट्रैप में है, ये भी उसी ट्रैप में है। A=B। आप और हम कम से कम A=B न बने, समझे सच को। एक छोटा सा प्रयास था, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। आगे हम कुछ और मुद्दों पर इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।